हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी लोगों का न्यू स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, इसके अलावा किसी भी राज्य से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा हो, हर में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अपने ही जैसे एक समाज की कहानी है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, भारत विश्व गुरु बनना चाह रहा है, तो आज वो इस बात को समझ जाएं कि भारत कभी विश्व गुरु के पद पे स्थापित था, कभी विश्व गुरु के पद पे स्थापित था। इसके समान ऐसी कोई भी सभ्यता पूरे विश्व में नहीं थी जैसी विकसित सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित कोई सभ्यता नहीं थी, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित नहीं थी। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से दो तरह से प्रश्न, एक कॉन्सेप्ट पे आधारित और एक फैक्ट्स पे आधारित। तो आज हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगले वीडियो में हम फैक्ट्स को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति, चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति जिसका नज़र पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा, वहाँ पड़ता है। वह देखते हैं कि कुछ लोग जाते हैं और जो लोग को हड़प्पा के आसपास घर बनाना होता है वहाँ से ईंटें ले आते हैं और घर बड़ी आसानी से बना लेते हैं। लेकिन उस समय यह बात उतना उभरा नहीं। 1826 की बात है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय पाकिस्तान जो था वह भारत का हिस्सा था। उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो चार्ल्स मैसन को पहली बार पता चलता है, लेकिन यह बात इतना उभर कर सामने नहीं आता है, वह बात कुछ दिन बाद दब जाता है। फिर 1853 इस समय मुख्य अभियंता के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम काम करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम रहते हैं 1853 में मुख्य अभियंता। इन्हीं के समय भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1853 का ये समय है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहे होंगे, तो क्या हुआ होगा, रेलवे लाइन बिछाने का काम प्रारंभ होगा और उसके मुख्य अभियंता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक जगह है पाकिस्तान में कराची और दूसरा जगह है लाहौर। यहाँ रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। क्या चल रहा था? रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ठीक उसी समय अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोग में दो और लोग थे जिनका नाम था ब्रंटन बंधु। क्या नाम था? ब्रंटन बंधु। एक का नाम था जेम्स बर्टन, दूसरा का नाम था विलियम बर्टन। एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरा का नाम था विलियम बर्टन। क्या नाम था? ब्रंटन बंधु ने देखा कि जब ये लोग रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो उसके नीचे ईंटें निकल रही थी, ईंटें के कुछ साक्ष्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये लोग भी वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिए और बात उभरा नहीं। लेकिन सन 1921 में हड़प्पा में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, दयाराम
सहनी के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ होता है और जैसे ही थोड़ा खुदाई होता है तो पूरे शहर का स्ट्रक्चर निकल के सामने आता है जो काफी विकसित था। तो सन 1921 में सबसे पहले पता चला दयाराम सहनी को सबसे पहले सन 1921 में पता चला कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा सभ्यता दबा हुआ था जो काफी विकसित था। उसके बाद ठीक कुछ दिन बाद मोहनजोदड़ो सन 1922 में मोहनजोदड़ो का पता चलता है और इसका खोज करते हैं। ये हड़प्पा का 1921 में दयाराम सहनी और मोहनजोदड़ो का जो पता चलता है इसके खोज करता है आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी। उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया राखालदास बनर्जी ने। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस किस नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस किस नाम से जानते हैं। तो उस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी इसको हड़प्पा क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। एक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी बहती है, पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके आसपास अधिकतर स्थल खोजे गए, ये सब स्थल खोजे गए, इसीलिए इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा इसको एक अन्य नाम से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा गया, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि पहला जो नगर खोजा गया था वह हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके अलावा इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। यहाँ एक गंगा नदी है, मेन रिवर गंगा नदी, और ये सिंधु नदी के बीच में, गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में एक नदी बहती थी पहले, सरस्वती नदी। आजकल की इंडियन की ज्योग्राफी की किताब में सरस्वती नदी को विलुप्त दिखाया गया है। ये हरियाणा में बहती थी सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के आसपास भी बहुत सारे क्षेत्र खोजे गए, इसीलिए इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी आप कह सकते हैं। आगे इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता, कौन सा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं ये भी जानते हैं हम लोग, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी के लोग कई प्रकार के धातुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीना, शीशा, लोहा के अलावा सभी धातु का इस्तेमाल करते थे। तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता यानी ब्राउन्ज एज भी कहा जा सकता है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहने का तात्पर्य है कि तांबा और टीना, तांबा प्लस टीना दोनों को मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। और तांबा और टीना दोनों का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, इसीलिए हम इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसको अर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, तो अर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस किस नाम से हम जानते हैं, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि पहला वो नगर खोजा गया था जिसका नाम था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि अधिकांश क्षेत्र किसके आसपास खोजे गए, सिंधु नदी के आसपास, तो इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका अध्ययन हम अर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर भी करते हैं। तो इसके लिए पूछ देता है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं, और वहाँ अर्ध ऐतिहासिक काल भी ऑप्शन में दे देता है। तो इन सारे बातों को आप, मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे, अब इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था। विस्तार को समझिए। अभी तक लगभग 3000 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, 3000 स्थल लगभग, जिसमें सबसे कम स्थल अफगानिस्तान में खोजा गया। दूसरे नंबर पर जो स्थल खोजा गया
वह खोजा गया पाकिस्तान में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं अभी तक वो भारत में, सबसे ज़्यादा स्थल भारत में पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब बात करें इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में, तो विस्तार इसका यहाँ जम्मू कश्मीर J&K से लेके महाराष्ट्र तक, कहाँ तक? महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र तक, और उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद एक जगह है, दायमाबाद। तो इधर मांडा, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद तक। अगर बात करें पूरब की, तो पूरब में उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर तक, पूरब में उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में है, कहाँ है? यूपी में आलमगीरपुर तक। और बात करें पश्चिम में, पश्चिमी क्षेत्र जो है इसका वह बलूचिस्तान, पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान, यह बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान ये पाक में बार बार बलूचिस्तान पाक से स्वतंत्र होना चाहता है। यहाँ के एक नेता हुआ करते थे आज़ादी से पूर्व, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से प्रथम विदेशी नागरिक जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ के नेता हुआ करते थे। और बार बार यहाँ आंदोलन होता रहता है कि हम पाकिस्तान से आज़ाद हो जाए। तो यही वो बलूचिस्तान तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया वेस्ट, ये आपका हो गया ईस्ट। तो यहाँ फैलाव था जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक, उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो इसका फैलाव था वह आलमगीरपुर से बलूचिस्तान तक, आलमगीरपुर से बलूचिस्तान तक। अब विस्तार को अगर हम देखें तो विस्तार से जोड़ के कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ देगा कि उत्तरी छोर पर स्थित जम्मू कश्मीर में जो जगह है मांडा, वह किस नदी के किनारे है? तो यह चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। आपसे पूछ देगा उत्तर प्रदेश में पूर्वी पूरा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थित है वह किस नदी के किनारे है? तो यह है हिंडन नदी। इस नदी का नाम है हिंडन नदी। आपसे पूछ देगा दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो परवरा नदी। इस नदी का नाम है परवरा नदी। और पूछ देगा बलूचिस्तान में एक जगह है सुतको गेडोर तक था, सुतको गेडोर तक फैला था, सुतको गेडोर, ये बलूचिस्तान, सुतको गेडोर बलूचिस्तान। तो ये है द्वाशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? द्वाशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो द्वाशक नदी के किनारे। आपसे पूछ देगा कि उत्तरी पूरा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर है मांडा, वह किस नदी के किनारे है? तो चिनाब। पूर्वी छोर जो है आलमगीरपुर, वह हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिणी छोर दायमाबाद परवरा नदी के किनारे है। पश्चिमी छोर सुतको गेडोर जो बलूचिस्तान में है वह द्वाशक नदी के किनारे है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति है वह त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इधर इसका फैलाव थोड़ा कम है, मैप में ठीक से नहीं दिख रहा होगा। देखिए इसका जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। यहाँ जो इसका फैलाव है वो थोड़ा कम है। फैलाव जो पूर्व की तरफ है वह कम है। फैलाव पूर्व की तरफ जो है वह थोड़ा कम है। तो इसका आकृति जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वह त्रिभुजाकार है। ये आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। तो आकृति इसका त्रिभुजाकार है। अब बात करें कि इसके लंबाई चौड़ाई से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो लंबाई है वह है 1400 किलोमीटर,
1400 किलोमीटर, चौड़ाई इसका 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर और चौड़ाई इसका है 1600 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वह लगभग 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। अब आपको यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ तटीय क्षेत्र लगभग 1300 किलोमीटर था। तटीय क्षेत्र 1300 किलोमीटर, तटीय क्षेत्र 1300 किलोमीटर, तटीय क्षेत्र कितना था? 1300 किलोमीटर। अब खासकर इन बातों को आप समझ गए होंगे कि इसका जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। इसका लंबाई जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक, दैमाबाद तक जो है वह 1400 किलोमीटर है और उधर सुतको गैडोर से लेके यूपी तक जो है वह 1600 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई है। अब बात करते हैं आगे जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, इंडिया में किस किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं? आपने देखा कि सबसे ज्यादा स्थल भारत में पाए गए, तो इंडिया में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो वो स्टेट कौन कौन है एक नजर उस पर देख लेते हैं। स्टेट है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। वो 7 स्टेट जहां सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में पाए गए हैं, वो 7 स्टेट हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। इसमें भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में पाए गए हैं, तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल पाया गया है। गुजरात में सबसे ज्यादा, आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में पाया गया है, तो गुजरात में। अब बात करते हैं आगे, इन बातों को आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं इसका जो प्रमुख विशेषता था, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो फैक्ट्स जब किताब पढ़िएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। जब आदमी कॉन्सेप्ट समझ लेता है तो फैक्ट्स खुद ब खुद याद हो जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अब इसका जो मुख्य विशेषता था वह था टाउन प्लानिंग। क्या था? टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन जिसको कहेंगे, इसका मुख्य विशेषता था नगर नियोजन इसका मुख्य विशेषता था। मुख्य विशेषता क्या था? नगर नियोजन। अब इसके जो नगर का बसावट कैसा था, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। नगर का बसावट, तो नगर 2 हिस्सों में विभाजित होता था। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक था छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पश्चिम में, छोटा ऊंचाई पर और पश्चिम में। दूसरा था बड़ा निचले जगहों पे, दूसरा था बड़ा निचले जगहों पे पूरब में, बड़ा निचले जगहों पर पूरब में। बड़ा जो था वह निचले जगह पे था और छोटा जो था वह ऊंचाई वाले स्थान पे था पश्चिम में। पश्चिम में ऊंचाई वाले स्थान पे जो छोटा होता था वह ऊंचे स्थान पर था और जो बड़ा होता था वह नीचे स्थान पर था पूरब में। अब अगर बात करें तो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग स्थल 2 हिस्सों में बटे हुए थे। ये जो पश्चिमी हिस्सा था यह दुर्गीकृत होता था, दुर्गीकृत यानी इसके चारों तरफ से दुर्ग बने होते थे और इसके ये जो हिस्सा था इसको हम टीला कहेंगे। पश्चिमी टीला इसको कह सकते हैं पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला जो था वह दुर्गीकृत था। क्या था? दुर्गीकृत यानी चारों ओर से घेरा हुआ होता था सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए से ये क्षेत्र क्या होता था? दुर्ग किया गया था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। और इसमें एक और खास बात थी कि जो है ना यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग था। इसके बाहर वाले क्षेत्रों में पक्की ईंट का प्रयोग था। किसका प्रयोग था? पक्की ईंट का प्रयोग था। बाहर वाले क्षेत्रों में पक्की ईंट का प्रयोग था और अंदर वाले क्षेत्रों में कच्ची
कच्ची ईंट का प्रयोग था। क्या था? कच्ची ईंट का। जब दुर्ग बना तो बाहर वाले क्षेत्रों में पक्की ईंट का प्रयोग था और अंदर वाले क्षेत्रों में कच्ची ईंट का प्रयोग था। समानतः ये कहा जाता है कि इसमें पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। किस वर्ग के लोग? पुरोहित वर्ग के लोग इसमें रहा करते थे। पुरोहित कहने का तात्पर्य है कि जो उस समय के बड़े लोग हुआ करते थे। समानतः इसमें पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, यानी कहने का तात्पर्य है कि उस समय जो बड़े लोग थे वो कहाँ निवास करते थे? यहाँ। और सुरक्षा इनकी प्राथमिकता थी, यानी ये ऐसे लोग थे जिनका सुरक्षा काफी जरूरी था। यानी पुरोहित वर्ग के लोग, जो बड़े लोग थे, वो कहाँ रहते थे? पश्चिमी हिस्से में, जो ऊंचाई पर बसा होता था और दुर्गीकृत होता था। और जन समान के लोग, समानतः जो जन समान के लोग होते थे वह निचले हिस्सों में, और जो काफी बड़ा हिस्सा था वहां रहा करते थे पूर्वी हिस्सों में। जन समान के लोग जैसे श्रमिक हुए, व्यापारी हुए, शिक्षक हुए, ये लोग कहाँ रहा करते रहे होंगे? तो ये लोग रहा करते रहे होंगे पूर्वी हिस्सों में। पूर्वी हिस्सों में जो नीचे था और बड़ा था वहाँ सामान्य जनमानस के लोग रहा करते थे। पश्चिमी हिस्सों में बड़े लोग रहा करते थे। और कहने का तात्पर्य ऐसा भी हो सकता है कि इनको बाढ़ से बचाने के लिए भी ऐसा किया होगा, ऊंचे स्थान पे बाढ़ से, क्योंकि इसका जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो नदी के किनारे पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में इन लोग को बाढ़ से बचाने के लिए भी ऐसा किया गया होगा। इनको सुरक्षा देने के लिए ऊंचे स्थान पर बसाया गया। और ये जो पूर्वी हिस्सा था वह नीचे था और इसमें जन समान के लोग, यानी अधिक लोग, जन समान के लोग यहाँ निवास करते थे। अब आपको समझना है कि यहाँ लगभग जो शहर था वह कितने हिस्सों में बटा था? 2 हिस्सों में। और 2 हिस्सा कौन कौन था? तो एक पश्चिमी हिस्सा जो दुर्गीकृत था और ऊंचे स्थान पे था, एक पूर्वी हिस्सा जो निचले स्थान पे था जिसमें जन समान के लोग और ऊंचाई वाले स्थान पे पुरोहित लोग रहते थे। अब आपको ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल धौलावीरा, ओनली वन साइट अवेलेबल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। धौलावीरा, ओनली वन साइट अवेलेबल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर सिटाडल, मिडिल सिटाडल एंड लोअर सिटाडल। कहने का तात्पर्य है कि धौलावीरा एक ऐसा नगर जो 3 हिस्सों में विभक्त था। धौलावीरा मात्र एक ऐसा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 हिस्सों में विभक्त था, जिसमें उच्च भी था, निम्न भी था और मध्यमा भी था। क्या था? उच्च, मध्यमा और निम्न 3 हिस्सों में बटा हुआ था, यानी उच्च नगर, मध्य नगर और निचला नगर के रूप में धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा, ओनली वन साइट, जो 3 हिस्सों में विभाजित था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 हिस्सों में विभाजित था, अन्यथा सभी नगरें 2 हिस्सों में विभक्त होती थी। बात करते हैं आगे टाउन प्लानिंग, यानी घर कैसे बना होता था। यानी ऐसा क्या आज भी लोग, अब देखते हैं कि सेक्टर में लोग घर ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि सेक्टर में सड़कें चौड़ी होती है, नालियों की अच्छी सुविधा होती है। ठीक उसी प्रकार अब थोड़ा देखते हैं कि यहाँ घर कैसे बने हुए थे, कैसा व्यवस्था था। अगर हम देखें तो मान लीजिए मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। इसको राजधानी भी कहा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। इसको मानिए कि ये राजधानी के रूप में था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये मोहनजोदड़ो है। तो इसमें एक ऐसे करके चौड़ा सड़क था, 10 मीटर चौड़ा लगभग सड़क था। 10 मीटर चौड़ा सड़क था। कितना था? 10 मीटर चौड़ा सड़क था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी सड़कें 90 डिग्री पे काटता था, यानी एक समकोण पे सड़कें क्या होती थी? काटती थी। तो ये जो इसको मेन मार्ग कहेंगे, राजपथ कह सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो में ऐसा ही 10 मीटर चौड़ा बना हुआ था। इसके अलावा तमाम सड़कें सामान्य दिशा से 90 डिग्री पे क्या होते थे? सड़कें एक समकोण पर काटती थी। सड़कें एक समकोण पर काटती थी। ये ऐसे सड़क बने हुए थे।
और इसी सड़क पे छोटी छोटी नालियाँ जैसे ये नालियाँ हैं, छोटी छोटी नालियाँ बनी होती थी, इसी सड़क पे नालियाँ बनी होती थी। ठीक है, इसी सड़क पे, इसको अगर देख लेंगे तो आप सब अच्छा से समझ जाएंगे। ये नालियाँ बनी हुई है, ये क्या है, नालियाँ बनी हुई है। और घर के जो दरवाजे थे वो नालियों के तरफ खुलते थे। किस तरफ खुलते थे? नालियों के तरफ। तो घर कैसे बना होता था? घर ऐसे बना होता था, ऐसे घर कैसे बना होता था? ऐसे घर बने होते थे जो जाके सिर्फ नाली की तरफ खुलते थे। ऐसे घर बना होता था, ऐसे घर बना होता था, ऐसे करके घर बना होता था। और घर के दरवाजे जो थे वह नालियों के तरफ खुलते थे। घर के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? तो नालियों के तरफ। घर के दरवाजे आप देख रहे होंगे, अगर इधर से ऐसे घर बना दे तो इधर नालियों की तरफ खुलेगा और इधर नालियों की तरफ खुलेगा। तो घर के दरवाजे नालियों के तरफ खुलते थे। एक और लोथल एक ऐसा जगह जहां दरवाजे सड़कों पे खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जहां दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। और लोथल से ही हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और चावल दोनों के पीछे क्या है? ल है। लोथल से ही हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि घर के जो दरवाजे थे, शहर का बसावट कैसा था? सड़कें एक समकोण पर काटती थी, दरवाजे नालियों के तरफ खुलते थे। अब बात करते हैं घर कैसे बने होते थे, इसको थोड़ा समझिए। घर कैसे बने होते थे? मान लीजिए एक घर है, 400-500 गज की एक घर है। यहां से एक गेट खोला गया है और यहाँ नालियाँ हैं। क्या है? नालियाँ हैं और ये दरवाजा है। अगर आप देख रहे होंगे ये नालियाँ हैं और इधर क्या है? दरवाजा है। और जैसे ही हर घर में एक खासियत थी कि जैसे ही आप घर में घुसते तो आप घर में नहीं देख सकते थे। यहाँ एक छोटा सा लंबा दीवार बना होता था। क्या होता था? लंबा दीवार बना होता था। एक घर का गेट है, आप इधर से घुसते तो आपको इस दीवार यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि कोई घर में ही घुसते कुछ ना देख पाए, इसके लिए एक लंबा सा दीवार बना होता था घर के अंदर। और इसके पीछे एक कच्चा आंगन। देखिए घर का बनावट कैसा था? आप घुसते ही कुछ नहीं देख पाते, घुसते ही घर में कुछ आप नहीं देख पाते। यानी एक पीछे इसके एक कच्चा आंगन बना होता था और उसी आंगन में एक कुआं, एक स्नानागार बना होता था। और इसी स्नानागार के पास एक किचन, रसोई घर, यानी कि प्रत्येक घर में एक कुआं, स्नानागार और रसोई घर बना होता था। और इसमें भी क्या कि यहाँ से सब में जल निकासी का पाइप की तरह बना के इधर नालियों में निकल जाता था पानी। इतना अच्छा बनावट था कि पानी यहाँ से कहाँ निकल जाता था? नालियों में। प्रत्येक घर में एक कुआं, स्नानागार, रसोई घर और घर के पीछे जैसे ही आप घुसते कुछ नहीं देख पाते, एक लंबा सा दीवार खींचा जाता था और घर के पीछे एक कच्चा आंगन होता था। ऐसे 2 मंजिला मकान के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। 2 मंजिला 3 मंजिला मकान हो, ऐसे भी करके कुछ मिले हो। ऐसे बटा होता था। यहाँ सीढ़ियाँ बनी होती थी। यहाँ क्या बना होती थी? सीढ़ियाँ बनी होती थी। यहाँ सीढ़ियाँ बनी होती थी। तो घर ऐसे बने होते थे। इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम आज भी चाह के लोग नहीं कर पाते हैं। आज भी चाह के लोग ऐसे इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे घर बने होते थे। अगर आगे हम बात करें तो इनके जीवन में ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जीवन कैसा था इन लोगों का, इसको थोड़ा समझिए। जीवन जो ये लोग जीते थे तो यहाँ लोग शाकाहारी भी थे, शाकाहारी के भी प्रमाण मिले हैं। और नदियों के किनारे ये लोग बसे हुए थे तो मछली पकड़ने, शिकार करने, तो ये लोग मांसाहारी भी रहे होंगे। तो शाकाहारी में ये लोग क्या क्या यूज करते थे? इनका जो मुख्य फसल था वह गेहूं और जौ था। मुख्य फसल
गेहूं और जौ, गेहूं और जौ था। मुख्य फसल क्या था? गेहूं था और जौ था। मुख्य फसल गेहूं और जौ। 9 प्रकार के फसलों का इस्तेमाल करने का साक्ष्य मिला है, 9 प्रकार के, जिसमें मुख्य था गेहूं और जौ। इसके अलावा तरबूज, खरबूज, खजूर, तरबूज, खजूर आदि भी, इनके भी इस्तेमाल के साक्ष्य, यानी तरबूज, खरबूज, खजूर ये लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा राई, सरसों, तिल, कपास भी काफी मात्रा में पाया जाता था। तो ये लोग देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल था गेहूं और जौ। ये लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। तरबूज, खरबूज, खजूर, राई, सरसों, तिल, कपास के भी साक्ष्य क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ये लोग इस तरह से इन लोगों का जीवन यापन होता था, आज के ही जैसा जीवन यापन आज के ही जैसा होता था। 9 प्रकार की फसलें थे, जिसमें मुख्य फसल थी गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूज, खजूर, राई, सरसों, तिल, कपास का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे। इसके अलावा ये लोग आभूषण के भी शौकीन थे। आभूषण के भी शौकीन थे। आभूषण के शौकीन थे ये लोग। जब लोगों का जो दफनाया गया वहां से कुछ प्राप्त हुआ है, आभूषण के ये लोग शौकीन थे। आभूषण में ये लोग सोना, चांदी, मनके, वो माला टाइप का, वो सोना, चांदी, मनके आदि का भी ये लोग आभूषण के रूप में प्रयोग करते थे। शायद ये वहाँ के बड़े लोग रहे होंगे, जिनके जो उनको दफनाया गया वहाँ से जो प्राप्त हुआ है सोना, चांदी, मनके आभूषण के रूप में, तो ये शायद वहाँ के बड़े लोग रहे होंगे। इसके अलावा शंख, सीपी, मिट्टी के आभूषण, शंख, सीपी और मिट्टी के बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तो ये शायद शंख, सीपी आप लोग को हम बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले कि कुछ 1300 किलोमीटर तक इसका तटवर्ती क्षेत्र था, तो शंख, सीपी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते रहे होंगे। उसका भी लोग आभूषण के रूप में प्रयोग करते थे, शंख, सीपी, मिट्टी आदि का। इसके अलावा सूती कपड़ा, कपास आप देखे होंगे, यहाँ हम आप लोग को बताए हैं कि कपास का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कपास का किसका इस्तेमाल करते थे? कपास जहाँ होगा वहाँ सूती कपड़ा होगा। क्या होगा? सूती कपड़ा होगा। सूती कपड़ा भी 2 प्रकार का, एक साधारण सूती कपड़ा, सूती ऊनी भी इस्तेमाल करते थे। एक सूती कपड़ा में ये लोग साधारण सूती कपड़ा, और एक आप 6-7 के NCERT में देखेंगे तो वहाँ पे कढ़ाईदार यानी कढ़ाई किया हुआ हो, कढ़ाईदार सूती कपड़ा का भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। यानी उस पर 3 पत्तियां शॉल जिसको कहते हैं, 3 पत्ती टाइप का बना हुआ है। 6-7 के NCERT में आप देखेंगे तो सूती में, और एक कढ़ाईदार सूती कपड़ा का भी इस्तेमाल करते थे। ऊनी वस्त्र का भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सारे फैक्ट्स को देखेंगे।